सो इन शॉर्ट दोस्तों, बेसिकली जो जनरल बख्त खान था दोस्तों, इसने क्या किया, इसने जो सिपाहीज बरेली में रिवोल्ट कर रहे थे, कहाँ पे, बरेली में जो सिपाहीज रिवोल्ट कर रहे थे, उन्होंने यानी जनरल बख्त खान ने इन सिपाहीज को कहाँ लाया, दिल्ली लाया, और इनका लीडर एक्ट किया, और बाद में दिल्ली का ही ये अब पूरा का पूरा लीडर बन गया दोस्तों। ये थी जनरल बख्त खान की बात, जो पहले क्या हुआ करते थे, सूबेदार इन द आर्टिलरी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है ना दोस्तों, ओके। अब यहां पे मैंने आपको प्रीलिम्स डोज दिया है दोस्तों। यहां पे मैंने बिल्कुल कंसाइज करके लिखा है कि कहां पे जो सेंटर था, अब इसका लीडर कौन था, रिवोल्ट का डेट क्या था, और ब्रिटिश कमांडर कौन था उस टाइम का, उस जगह पे दोस्तों। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे मैंने अभी आपको दिल्ली के बारे में बात की, तो यहां पे मैंने आपको बताया था 12 में 1857, लेकिन यहां पे लिखा है 11 में 1857। तो दोस्तों दोनों डेट सही है, कोई बुक लिखती है 11 में, कोई बुक लिखती है 12 में। तो यहां पे अगर ऑथेंटिक आप देखोगे, दैट इज 11 में 1857 दोस्तों। ठीक है ना, तो यहां पे आप ये खुद चेक कर लेना आप कि कानपुर में, मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी इसी लेक्चर में अभी 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 आप देखोगे बहुत सारी जगह, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे कल के लेक्चर में, बाकी सारी चीजें। लेकिन अभी से मैंने ये प्रीलिम्स डोज आपको दिया है, ताकि आप इसको जब कल प्रिंट आउट करोगे और इसको आप अच्छे से याद कर पाओगे दोस्तों। यहां पे अभी हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा जो रिवोल्ट हुआ वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ। देखो दोस्तों, देखो यहां पे मेरठ, पहली बार कहां पे स्टार्ट हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ, फिर पहुंचा दिल्ली, फिर यहां से बरेली से, फिर यहां से लखनऊ, ग्वालियर। बहुत सारे इलाके जो थे जिन पे रिवोल्ट हुआ, तो दोस्तों वो था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन साउदर्न पार्ट में सिर्फ एक ही, दैट इज योर सतारा, और यहां पे थोड़ा सा कोलकाता और बैरकपुर थोड़ा सा। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन ज्यादा जो इलाका सफर हुआ, जो ज्यादा स्टॉर्म सेंटर्स थे, वो थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 1857 में दोस्तों। जो रिवोल्ट हुआ 1857 में, ज्यादा अफेक्टेड एरिया कहां पे था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था दोस्तों। अब जब एक कोर्ट ऑफ सोल्जर्स बना, लेकिन मकसद क्या था इसका, ये क्यों बनाया गया दोस्तों, ताकि जो दिल्ली की स्टेट है, इसके सारे अफेयर्स अब यही चलाएंगे, लेकिन इन द नेम ऑफ एम्परर, लेकिन इन द नेम ऑफ एम्परर, यानी बिल्कुल यहां पे एम्परर था बहादुर शाह जफर, लेकिन स्टेट अफेयर कौन चला रहा था, यही कोर्ट ऑफ सोल्जर्स, जिसका लीडर था, जिसका हेड था जनरल बख्त खान। ठीक है ना दोस्तों, यहां पे कब रिवोल्ट करना है, कब यहां जाना है, कब वहां जाना है, कब कितने आर्मी साथ लेने हैं, कब कौन सा डिसीजन लेना है, तो यही चलाता था ये कोर्ट ऑफ सोल्जर्स, लेकिन इन द नेम ऑफ एम्परर। एम्परर कौन था, यहां पे बहादुर शाह जफर, करता सारा यही था कोर्ट ऑफ सोल्जर्स। फिर बहादुर शाह जफर को बोलते, अच्छा बहादुर शाह जफर साहब, इसको सील डालो, बस मसला खत्म। ठीक है ना, ओके। लेकिन बाद में हम देखेंगे ये स्टेट अफेयर, ये जो कोर्ट ऑफ सोल्जर संभालते थे, बेसिकली बहादुर शाह जफर जो था, ये एक नाकारा लीडर था, ये एक नपुंसक था, अभी ये ओल्ड एजड था, अब इसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज थी वो नहीं रही थी दोस्तों, अब ये बूढ़ा शेर बन गया था दोस्तों, अब इसको कोई हिम्मत नहीं थी। फिर हम देखेंगे यही काज बनेगा कि जो दिल्ली नर्व सेंटर ऑफ रिवोल्ट हुआ करती थी, बाद में ये पॉलिटिकली वीक होंगी, क्योंकि इसका जो रूलर होगा, क्योंकि इसका जो लीडर होगा बहादुर शाह, बेसिकली वो वीक था, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो दिल्ली होगा, यानी दिल्ली वाज ए नर्व सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, ये वीक बन जाएगी। और यहां पे फिर जो रिवोल्ट खड़ा हुआ था, बेसिकली उसका सबसे ज्यादा नुकसान अब यहीं से होगा, दिल्ली से ही होगा, क्योंकि दिल्ली में बैठा है इनकैलकुलेबल लीडर, यहां पे इनकैलकुलेबल डैमेज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसको चलाना नहीं आएगा, बहादुर शाह जफर को अब हुकूमत चलानी ही नहीं आएगी, अब ये बूढ़ा हो गया है, इसको कोई काम नहीं करना आएगा, जिसकी वजह से फिर हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान अब इसी बहादुर शाह की वजह से उठाना पड़ेगा, जब हम देखेंगे रिवोल्ट को अंग्रेज लोग सप्रेस करेंगे दोस्तों। हालांकि अगर कोई अच्छा सा सेंट्रल में लीडर होता, दिल्ली में अच्छा सा रूलर होता बहादुर शाह के बगैर, तो शायद ये कहती है हिस्ट्री कि शायद रिवोल्ट ने उसी टाइम पे वो मोड़ लिया होता कि वहां पे आजादी वही मिल जाती दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस ने इस रिवोल्ट में साथ दिया था। ये हुई थी दिल्ली की बात। अब हम बात करेंगे कानपुर की दोस्तों।
कानपुर में रिवोल्ट कब हुआ? यहां पे स्टार्ट हुआ 5 जून 1857 को दोस्तों। और वहां पे लीडर कौन थे? लीडर थे नाना साहिब। और इसका साथ दिया इसी के लेफ्टिनेंट ने जिसका नाम था तांतिया टोप दोस्तों। यहां पे अब क्वेश्चन ये आता है, सर नाना साहिब ही क्यों, कानपुर में नाना साहिब ही क्यों इस रिवोल्ट का लीडर बनेंगे दोस्तों? तो मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया है कि नाना साहिब बेसिकली पेशवा के खानदान से था दोस्तों। ये पेशवा बाजीराव सेकंड का एडॉप्टेड सन था। पेशवा बाजीराव सेकंड का एडॉप्टेड सन था नाना साहिब। लेकिन नाना साहिब को अंग्रेज लोग पूना से दफा करते हैं, बोलते हैं नाना साहिब जाओ भाई, कानपुर वानपुर में गई जाओ बैठो, नहीं तो यहां पे पुणे में बैठोगे तो मर जाओगे, इसलिए बेहतर ही है कि कानपुर चले जाओ। सो नाना साहिब बेचारा कानपुर चला जाता है। अब इतना ही नहीं, अंग्रेज लोग इसे बोलते हैं कि आपको फैमिली का टाइटल भी नहीं दिया जाएगा, यानी आप पेशवा के वंशी नहीं है। दूसरी बात, आपको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा, आप अपनी जान बचाओ और कानपुर चले जाओ। सो यही आग इसके दिल में थी, इसीलिए नेचुरल चॉइस ऑफ लीडर तो यही बनना था, लीडर तो इसी को बनना था। और यही यहां पे जब सुनता है कि दिल्ली में रिवोल्ट हुआ, मेरठ में रिवोल्ट हुआ, तो ये बोलता है कि अरे भाई मैं पीछे क्यों रहूं, मुझे भी तो अंग्रेज से बदला लेना है। तो ये भी 5 जून 1857 को अपनी टुकड़ी जमा करता है और यहां पे अंग्रेजों के खिलाफ ओपनली रिवोल्ट डिक्लेयर करता है दोस्तों। और यहां पे ये कामयाब भी होता है। यहां पे इस टाइम का जो कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर होता है अंग्रेजों का, जिसका नाम होता है जनरल सर ह्यू व्हीलर, इसको यहां से ये नाना साहिब धक्के मार के बाहर निकालता है दोस्तों। ओके, लेकिन यहां पे अब जब नाना साहिब कामयाब हो गए तो ये खुद को पेशवा डिक्लेयर करेंगे। अब कहां पे? कानपुर में पेशवा डिक्लेयर करेंगे। लेकिन किसके अंडर? बहादुर शाह के अंडर। क्यों दोस्तों? क्योंकि बहादुर शाह ने खत लिखा था ना सभी लीडर्स को कि आ जाओ एक कॉन्फेडरेसी बनाएंगे और अंग्रेजों को यहां से इंडिया से भगाएंगे। इसीलिए ये कानपुर का पेशवा बनता है। लेकिन किसके अंडर? यहां पे मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर। दोस्तों अब इसको यहां पे पछतावा होता है कि पेशवाज पहले जो मराठास पहले गलती करते थे, इन मुगल्स के खिलाफ लड़ते थे। देखो अब इसको इसी मुगल के अंडर आना पड़ेगा, फिर से मुगल की छत्र छाया में आना पड़ेगा, फिर से यहां पे अंग्रेजों को भगाने के लिए मुगल का ही साथ लेना पड़ेगा दोस्तों। सो इसीलिए अगर इन्होंने पहली गलती नहीं की होती, पहले अंग्रेजों का साथ ना दे के मुगल्स के खिलाफ लड़ा होता, या अंग्रेज से दोस्ती ना करके मुगल्स के खिलाफ लड़ा होता, तो दोस्तों शायद आज इनको ये अंग्रेज यहां से निकालने की नौबत नहीं आती, क्योंकि अंग्रेज तब इंडिया पे कब्जा नहीं कर पाता। ठीक है ना दोस्तों? सो इन शॉर्ट, जो अभी मैं तांतिया तोप के बारे में बात कर रहा था, तांतिया तोप कौन था? बेसिकली इसका एक एबल और एक्सपीरियंस्ड लेफ्टिनेंट था। किसका? नाना साहिब का। और इसी तांतिया तोप की वजह से नाना साहिब ने रिवोल्ट में बहुत ज्यादा फाइट्स लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ और यहां पे जीत भी हासिल की दोस्तों। एक और नाम जो यहां पे आता है दैट इज अजीमुल्ला। जिस तरह से तांतिया तोप इसका लेफ्टिनेंट था, इसी तरह से अजीमुल्ला भी इसका एक साथी था। किसका? नाना साहिब का। बेसिकली यही अजीमुल्ला ही वाज एन एक्सपर्ट इन द पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, यानी ही हैज एन एक्सपीरियंस। यानी यही अजीमुल्ला ही नाना साहिब को बोलता था, नाना साहिब कब हमें आर्मी लेनी है, कब कौन सा वार करना है, कब कौन सी चाल चलनी है। तो बेसिकली पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का जो एजेंट था वो था अजीमुल्ला। और ये भी एक लॉयल सिपाही था, लॉयल आदमी था नाना साहिब को। ठीक है ना दोस्तों? ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पे थोड़ा सा नोट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब यहां पे कानपुर इसने अब डिक्लेयर किया कि मैं अब यहां का पेशवा, अंग्रेज यहां से दफा हो जाएंगे, तो बाद में अंग्रेज कोशिश करेगा इस कानपुर को जीतने की, वापस रिकैप्चर करने की। इसी वजह से कानपुर को और लखनऊ को बहुत सारे यहां पे रेड्स डालेंगे अंग्रेज लोग। और फिर फाइनली 6 दिसंबर को अंग्रेजों का ही एक जनरल जिसका नाम होगा सर कैंपबेल, वो क्या करेगा काम? 6 दिसंबर को कानपुर को रिकैप्चर करेगा।
ठीक है ना दोस्तों। और तांतिया तो बेचारा यहां से डर के मारे भाग जाएगा और चला जाएगा झांसी। झांसी वहां पे रानी लक्ष्मीबाई उस टाइम पे उसने भी रिवोल्ट खड़ा किया होता है। तो यहां से कानपुर से तांतिया तोप चला जाएगा, भाग जाएगा और झांसी में लक्ष्मी रानी बाई की छत्र छाया में बैठेगा और उसका साथ देगा रिवोल्ट लड़ने में अंग्रेजों के खिलाफ। दोस्तों झांसी की बारे में भी बात करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे आने वाले लेक्चर में। फिर हम वहीं पे देखेंगे कि तांत्या तोप ने कैसे उसकी हेल्प की थी रिवोल्ट लड़ने के लिए, और क्या बात थी कि झांसी की रानी ने रिवोल्ट किया, वो मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था दोस्तों। अब एक और स्टेट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा लखनऊ। लखनऊ की जो लीडर थी वो थी बेगम हजरत महल। इसने भी रिवोल्ट खड़ा किया 4 जून 1857 को दोस्तों। इस बेगम हजरत महल को कभी कभार आपकी हिस्ट्री लिखती है द बेगम ऑफ अवध, ठीक है ना दोस्तों। ओके, सो यहां पे इस रिवोल्ट की लीडर जो बनेगी वो कौन बनेगी? बेगम हजरत महल। और अपने बेटे जिसका नाम होगा बिरजीस कादरी, उसको यहां पे डिक्लेयर करेगी नवाब ऑफ अवध। नवाब, आपको पता ही है कि अवध स्टेट जो थी अंग्रेजों ने उसको एनेक्स किया था ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नमेंट्स, यानी उन्होंने यहां पे डिक्लेयर किया था कि नवाब वाजिद अली शाह मिस गवर्नमेंट चला रहे हैं तो हम इसको खुद कब्जा करेंगे। तो अंग्रेजों ने मिस गवर्नमेंट के इल्जाम लगा के वहां पे अवध को कैप्चर किया था। लेकिन अब यहां पे रिवोल्ट कौन करेगी? उसकी बीवी बेगम हजरत महल, और अपने बेटे को जिसका नाम होगा बिरजिस कादिर उसको बनाएंगे नवाब ऑफ द अवध, ठीक है ना दोस्तों। ओके, लेकिन यहां पे भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बड़ा सबूत देखने को मिलेगा। यहां पे जब रिवोल्ट होगा तो यहां पे जब यहां पे कब्जा करेंगे ये फिर से अवध पे बेगम हजरत महल, तो यहां पे जो डिपार्टमेंट्स का काम दिया जाएगा उसमें इक्वली हिंदूज भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, ठीक है ना दोस्तों। सो यहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक और एग्जांपल देखने को मिलेगा। सो इस बेगम हजरत महल को अवध के जमींदारों ने, सिपाहियों ने और पीजेंट्स ने साथ दिया रिवोल्ट लड़ने के लिए, जिसकी वजह से बेगम हजरत महल कामयाब होती है अंग्रेज को यहां से दफा करने के लिए। और यहां पे हमें पता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि रेजिडेंट हुआ करता था अवध में, रेजिडेंट हुआ करता था लखनऊ में। तो यहां पे जो लखनऊ में उस टाइम का रेजिडेंट था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, ये डर के मारे छुप जाता है रेजिडेंसी बिल्डिंग में। रेजिडेंसी बिल्डिंग में बाद में लोग इसको ढूंढेंगे, रेजिडेंसी बिल्डिंग को ही अटैक करेंगे और सर हेनरी को मार गिराएंगे, सर हेनरी को कत्ल करेंगे यहां पे। बाद में ये चीज अंग्रेजों को गवारा नहीं होगी तो अंग्रेज अपने 2 काबिल जनरल को, आर्मी जनरल को यहां भेजेंगे। एक का नाम होगा सर हेनरी हेवलॉक और दूसरे का नाम होगा सर जेम्स ऑट्रैम। इन दोनों को यहां पे भेजेंगे और बोला जाएगा इनको कि जाओ लखनऊ को कैप्चर करो, रिकैप्चर करो, दोबारा से जीतो। लेकिन दोनों यहां पे अनसक्सेसफुल हो जाएंगे मेरे दोस्तों। बाद में एक एबल रूलर होता है, अभी इसके बारे में हमने बात की, जिसका नाम होगा सर कोलिन कैम्पबेल। ये एक आर्मी जनरल होता है जो इनके बाद आता है फिर, और यही फिर यहां पे इस लखनऊ को फिर से रिकैप्चर करता है। और जो यहां पे लोग बंदी बनाए गए थे अंग्रेजों के जो लोग इस रेजिडेंट की बिल्डिंग में बंदी बनाए गए थे अवध के लोगों ने, लखनऊ के लोगों ने, तो वहां पे इस कॉलिन कैम्पबेल ने उनको छुड़ाया। किनकी हेल्प से? गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से। गोरखा रेजिमेंट के बारे में अभी ऑलरेडी मैंने बात की है दोस्तों। सो गोरखा रेजिमेंट लेके आएंगे कैंपबेल और यहां पे अपने अंग्रेजी लोगों को छुड़ाएंगे और फिर से इस लखनऊ को रिकैप्चर करेंगे मार्च 1858 में दोस्तों, ठीक है ना। और यहां पे फिर हम देखेंगे फिर से कभी कभी रिवोल्ट्स उठेंगे और गोरिल्लाज उनको दबाने की कोशिश करेंगे, रिवोल्ट्स उठेंगे, गोरिल्लाज दबाने की कोशिश करेंगे, और यही खेल चलता जाएगा सितंबर 1857 तक। और अल्टीमेटली सितंबर 1857 में लखनऊ फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आएगा। अब बात करेंगे दोस्तों बरेली के बाजार में, ठीक है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। सो उस टाइम पे जो झुमका जिसने उठाया था, जो रिवोल्ट जिसने उठाया था, जो लीडर थे वहां पे बरेली के, वो थे खान बहादुर। बेसिकली दोस्तों खान बहादुर को अंग्रेज के साथ नफरत क्यों थी? बेसिकली खान बहादुर रोहिलखंड के रूलर का एक वंश था। रोहिलखंड के जो रूलर थे उनका एक वंश था, अपना औलाद था जिसका नाम था
बहादुर खान बहादुर। दोस्तों इसको अंग्रेजों के साथ इसलिए नफरत थी क्योंकि अंग्रेजों ने इसको पेंशन देना बंद किया था। जैसे मैंने आपको बताया, पेशवाज को भी फिर पेंशन देना बंद किया, इसी तरह से रोहिलखंड के भी रूलर्स को भी पेंशन देना बंद किया था। ये जब सुनेंगे कि दिल्ली में रिवोल्ट हुआ, लखनऊ में रिवोल्ट हुआ, तो ये क्या करेंगे, ये भी यहाँ पे रिवोल्ट खड़ा करेंगे और अपने साथ एक टुकड़ी लाएंगे जिसमें 40,000 फौज होंगे, 40,000 आर्मी के सिपाही होंगे और ये खुद को फिर डिक्लेयर करेंगे नवाब नाजिम, ठीक है ना। और यहां पे बरेली में यही रिवोल्ट को लीड करेंगे दोस्तों, बाद में इसको भी यहां पे दबाया जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द टुडेज टॉपिक। कल के टॉपिक में हम इंशाल्लाह बात करेंगे दूसरे स्टेट्स के बारे में, दूसरे स्टॉर्म सेंटर्स के बारे में, जिसमें आपका आएगा झांसी, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।